साथियों, साहित्य सरगम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि है उपन्यास। और उपन्यास में हम किस बात पे चर्चा करेंगे ये हम आपको बता दें। उपन्यास जो है यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में, जो है यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पाठ्यक्रम है उसमें यूनिट 6 में जो है ये रखा गया है। और यूनिट 6 में कुल उपन्यासों की संख्या जो है वो है 13। कुल उपन्यासों की संख्या है 13। और उन उपन्यासों को आप कथानक के रूप में या प्रश्नोत्तरी के रूप में या उसके मूल पाठ के रूप में पढ़ चुके होंगे। कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा जरूर, या नहीं पढ़ा है तो आज हम आपको एक नए तरीके से बताएंगे, नए तरीके से पढ़ाएंगे। ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी और काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न जो हैं अतिलघुत्री रूप में हैं। और ये उपन्यासों का जो सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, ये हम लास्ट से शुरू कर रहे हैं। यानी कि 13 उपन्यास हैं। 13 उपन्यासों में जो पाठ्यक्रम के क्रम को दिया गया है, जो सबसे आखिरी में है धरती धन्य अपना उपन्यास, उससे हम प्रश्नों का संकलन किए हैं और उसी से ही शुरुआत करेंगे। इसके बाद फिर 12 नंबर के क्रम का जो उपन्यास है उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो बिना वजह की बातें ना करते हुए सीधे हम प्रश्नों पे बात करेंगे। तो देखिए आप पहला प्रश्न देखिए, धरती धन्य अपना उपन्यास के लेखक जगदीश चंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा, जो धरती धन्य अपना उपन्यास है इसको किसने लिखा है। तो आप कह सकते हैं किसको लिखा है, जगदीश चंद्र ने। किसने लिखा है, जगदीश चंद्र ने इसको लिखा है। तो इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था ये पूछा गया है, तो आप बता सकते हैं। तो इनका जन्म जो है 24 नवंबर 1930 को 24 नवंबर 1930 ईस्वी को इनका जन्म जो है घोड़ेवाहा जिला होशियारपुर पंजाब में हुआ था। यानी कि पंजाब के होशियारपुर में हुआ था इनका जन्म, पंजाब के होशियारपुर में। ठीक है, समय आप याद रखेंगे। यानी कि जो उपन्यासों का ये अगर लेखकों के क्रम वाला प्रश्न आ जाएगा तो संभवतः जो 13 उपन्यास शामिल किए गए उनके उपन्यासकारों के क्रम को इसमें दे देता है। तो इसलिए आप जो है जगदीश चंद्र जी के जन्म के विषय में जरूर जानते रहें। और ये सुमेलित करने वाला प्रश्न आ सकता है इसमें कि कौन से उपन्यासकार का जन्म कहाँ कहाँ पे हुआ था। तो आप ये जानते रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इनका जन्म जो है पंजाब के होशियारपुर में घोड़ेवाहा ग्राम में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जगदीश चंद्र के माता पिता कौन थे। बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन अगर हम उपन्यासकार को पढ़ रहे हैं तो इतनी बेसिक सी जानकारी हमको होनी चाहिए। तो देख लेते हैं इनके माता पिता कौन थे। आपने पढ़ा होगा तो याद कर सकते हैं, याद करने की कोशिश करिए। नहीं याद कर पा रहे हैं तो हम आपको बता ही रहे हैं। जगदीश चंद्र के पिता का नाम जो है था, इनके पिता का नाम जो है इनके करमचंद था। क्या था, करमचंद। इनके पिता का नाम करमचंद था तथा माता का नाम, इनकी माता का नाम जो है अमरो था, अमरो। ठीक है, माता पिता इनके हो गए। और ससुराल में इनकी माता को प्रीतम के नाम से जाना जाता था, लेकिन आप अमरो याद रखेंगे, साहित्यिक रूप में यही प्रयोग में है। ठीक है, अगले देखिए, जगदीश चंद्र की पत्नी एवं पुत्र, पत्नी, पुत्र एवं पुत्रियों तीनों का नाम बताना है। महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक साहित्यकार के रूप में आप जब देखेंगे हम सिलेबस में ये शामिल हैं तो ये बेसिक सी जानकारियाँ आपको होनी चाहिए। पिता का नाम हमने आपको बताया, पिता का नाम करमचंद, माता का नाम अमरो, और पत्नी का नाम यदि पूछा जाएगा तो आप बताएंगे, पत्नी का नाम अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे दामा, दामा बताएंगे। इनके पुत्र जो हैं, इनके पुत्र जो हैं वो हैं 2, अनुराग और पराग। इनके पुत्र जो हैं वो हैं 2, अनुराग और पराग। और एक पुत्री है आरती, एक पुत्री है आरती। ठीक है, यानी कि 3 संतानें इनकी हुई। पत्नी दामा है, पुत्र अनुराग और पराग हैं, पुत्री आरती है, और पिता का नाम करमचंद है, माता का नाम अमरो है। 1930 में इनका जन्म हुआ था घोड़ेवाहा पंजाब में। इतनी सारी चीज़ें जो हम लेखक के बारे में अब तक जान चुके हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जगदीश चंद्र की मृत्यु कब हुई थी।
ये आपको बताना है। जगदीश चंद्र जो कि धरती धन्ना उपना उपन्यास के लेखक हैं, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए, इनका जन्म हमने आपको बताया ही है कि 1930 में इनका जन्म हुआ था और 1996 में इनकी मृत्यु होती है। तो ये कितने साल जीवित रहे? तो आप इसमें से घटा देंगे, 9 में से 3 चला जाएगा 6, ये 66 वर्ष तक जीवित रहे। 1930 में जन्म होता है, 1996 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जगदीश चंद्र उर्दू एवं पंजाबी में भी लिखते थे। उनके उर्दू और पंजाबी की एक एक रचना बताइए। जगदीश चंद्र उर्दू एवं पंजाबी में भी लिखते थे। उनके उर्दू और पंजाबी की एक एक रचना आपको बताना है। तो देखिए, पंजाब से थे तो पंजाबी लिखते ही थे। उर्दू इन्होंने शायद पढ़ा होगा अच्छे से, तो इनको उर्दू की जानकारी रही होगी, तो ये उर्दू में भी लिखते थे। तो दोनों भाषाओं की एक एक रचना आपको बताना है। तो एक रचना इन्होंने लिखी थी उर्दू में इन्होंने एक रचना लिखी थी, वो पुराने घर नाम से। पुराने घर को जो है इन्होंने उर्दू में लिखा था, और पंजाबी में इन्होंने लिखा था एक रचना। पंजाबी में इन्होंने लिखा था उड़ीका। ये उड़ीका, ये जो है एक उर्दू में रचना हो गई, एक पंजाबी में रचना हो गई थी। प्रश्न की डिमांड यही थी। प्रश्न के डिमांड के अनुसार हमने आपको उत्तर बता दिया, और हमने प्रश्न के डिमांड के अनुसार उत्तर बता दिया। आप जो है आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप इस उत्तर को याद रख लें, कंठस्थ कर लें, ताकि ये भविष्य में आपको ज़रूरत पड़ने पे उपयोगी हो सके। 5 नंबर क्वेश्चन तक हम देख चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर का। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। जगदीश चंद्र जी ने मुट्ठी भर काकर नामक उपन्यास लिखा। इस उपन्यास का दूसरा भाग किस नाम से प्रकाशित हुआ? इस उपन्यास, देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि मुट्ठी भर काकर, ये देखिए उपन्यास लिखा है मुट्ठी भर काकर। ये उपन्यास है जगदीश चंद्र का। इसका एक दूसरा भाग इन्होंने लिखा था। दूसरा भाग किस नाम से इन्होंने लिखा, यही पूछा गया है प्रश्न में। घास गोदाम के नाम से इन्होंने इसका दूसरा भाग प्रकाशित करवाया। जगदीश चंद्र ने मुट्ठी भर काकर लिखा, और मुट्ठी भर काकर का दूसरा रूप जो है ये घास गोदाम के रूप में जगदीश चंद्र ने प्रकाशित करवाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जगदीश चंद्र जी का पंजाबी कृषक जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? जो पंजाब की कृषक जीवन पर आधारित उपन्यास हो वो आपको बताना है। बड़ा प्यारा सा नाम है इस उपन्यास का। तो इसका नाम है कभी ना छोड़े खेत। ये जो है 1976 में प्रकाशित हुआ था। 1976 में प्रकाशित हुआ था। जगदीश चंद्र जी का पंजाबी कृषक जीवन पर आधारित उपन्यास है कभी ना छोड़े खेत। ये 1976 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और पंजाबी एक उपन्यास इन्होंने एक और लिखा था, जो पंजाबी भाषा में उड़ीका, अभी हमने आपको बताया था पिछले प्रश्नों में। अच्छा, हमारी क्लास की विशेषता एक महत्वपूर्ण ये भी रहने वाली है कि हम पिछले प्रश्न को भी रिकॉल करते रहते हैं, ताकि आप इन्हीं के आगे पढ़ते जाएं, पीछे भूलते जाएं। ठीक है, जगदीश चंद्र जी के प्रसिद्ध 4 उपन्यास आपको बताना है। 4 उपन्यास जो उनके महत्वपूर्ण हैं साहित्य जगत में, वो आपको बताना है। तो नंबर 1 आप देख लीजिए। पहला उपन्यास कभी ना छोड़े खेत। पहला उपन्यास ये हो गया, कभी ना छोड़े खेत। ये लिखा था इन्होंने 1976 में। ठीक, एक जो है धरती धन्ना अपना, जो हमारे सिलेबस में शामिल है, दलित उपन्यास है धरती धन्ना अपना। ये कब प्रकाशित हुआ था? 1976 में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अभी का पता आगे क्वेश्चन आए इससे संबंधित, हो सकता है। मुट्ठी भर काकर ये इन्होंने लिखा था 1976 में ही। धरती धन्ना अपना इन्होंने लिखा था 1972 में। इसको आप सुधार कर लीजिएगा। मुट्ठी भर काकर जो है 1976 में इन्होंने लिखा, और उसके बाद एक
चर्चित उपन्यास और इन्होंने लिखा नरकुंड में बास, नरकुंड में बास, नरकुंड में बास। ये उपन्यास इन्होंने लिखा था 1994 में, 1994 में। ठीक है, 4 उपन्यास आप याद रखेंगे। कभी न छोड़े साथ, धरती धरना अपना, मुट्ठी भर कांकर, नरकुंड में वास। जगदीश चंद्र के 4 उपन्यास। ठीक है, जगदीश चंद्र जी की आलोचना से संबंधित ग्रंथ कौन सी है? जगदीश चंद्र ने एक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा था, वो लिखा था जो है इन्होंने, वो लिखा था इन्होंने निराला काव्य। ध्यान दीजिए, निराला काव्य और सांस्कृतिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना, निराला काव्य और सांस्कृतिक चेतना, ये जो है इन्होंने लिखा था। जगदीश चंद्र ने आलोचना से संबंधित ग्रंथ लिखा था। इनके 3 चर्चित दलित उपन्यास बताना है। किसके? अब इनके 3 चर्चित दलित उपन्यास मतलब हम पढ़ रहे हैं धरती धरना अपना उपन्यास के लेखक जगदीश चंद्र के बारे में और धरती धन उपन्यास के बारे में। तो जो है जगदीश चंद्र के ही 3 चर्चित दलित उपन्यासों के बारे में इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इनका पहला दलित उपन्यास हो जाएगा, एक तो यही हो जाएगा धरती धरना अपना। अच्छा, इसका प्रकाशन वर्ष आप बताइए। अभी हमने पिछले प्रश्न में आपको बताया है धरती धरना अपना उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कब है? 1972। ठीक है, 1972। नरकुंड में वास, नरकुंड में वास का भी प्रकाशन वर्ष हमने आपको बताया है, ये भी दलित उपन्यास है। और जमीन तो अपनी थी, जमीन तो अपनी थी, ये 3 उपन्यास जो है दलित श्रेणी के हैं। इसको आप याद रखेंगे, धरती धरना अपना, नरकुंड में बास, जमीन तो अपनी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। शहरी जनजीवन से संबंधित इनके उपन्यास को बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 है, शहरी जनजीवन से संबंधित उपन्यास इनके बताना है। तो शहरी जनजीवन से संबंधित उपन्यास जो हमने पढ़ा था मुट्ठी भर कांकर, अभी मुट्ठी भर कांकर, मुट्ठी भर कांकर अभी हमने आपको बताया था। तो ये जो है शहरी जनजीवन से संबंधित है। एक और देख लेते हैं, एक घास गोदाम है। दोनों में से आप किसी को उत्तर के रूप में आप चिन्हित कर सकते हैं। दोनों ही शहरी जीवन से संबंधित उपन्यास हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। जगदीश चंद्र जी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? क्वेश्चन नंबर ये 12 है। तो इनका पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है, ये आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है ये। तो ये पहला उपन्यास इनका माना जाता है यादों का पहाड़। कौन सा माना जाता है? यादों का पहाड़ इनका पहला उपन्यास माना जाता है। यह उपन्यास जो है 15 अध्यायों में विभक्त है। कितने? 15 अध्यायों में ये विभक्त है। यादों का पहाड़ जो है वो 15 अध्यायों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन देखिए, धरती धरना अपना उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? धरती धरना अपना उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? 2 बार इसको हम आपको बता चुके हैं कि यह उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था। तो ये जो है 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। धरती धरना अपना उपन्यास एक दलित श्रेणी का उपन्यास और 1972 में प्रकाशित हुआ था। उपन्यास का कथा वस्तु का क्षेत्र कहाँ का है, यह आपको बताना है। उपन्यास में कथा वस्तु का क्षेत्र कहाँ का है? तो सबसे पहले आप ये नोटिस करिए कि जो है ये धरती धरना अपना उपन्यास के लेखक जगदीश चंद्र जी हैं, वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? तो ये पंजाब के होशियारपुर के घोड़ेवाहा गांव के रहने वाले थे। तो वहीं से ही संबंधित ये उपन्यास भी है। ये उपन्यास जो है पंजाब के दोआब क्षेत्र के होशियारपुर जिले में स्थित घोड़ेवाहा गांव के चमादड़ी मोहल्ले की जो है कथा वस्तु इसमें कही गई है। यानी कि जहां उनका जन्म स्थान है, किसका? पंजाब के घोड़ेवाहा गांव के, घोड़ेवाहा गांव के चमादड़ी मतलब चमादड़ी मोहल्ले की कथा वस्तु जो है इसमें कही गई। कथा वस्तु का क्षेत्र यही है, आप ध्यान रखेंगे। उपन्यास की शुरुआत किस घटना से होती है? उपन्यास की शुरुआत किस घटना से होती है, यह आपको बताना है।
तो हम आपको बता दें, उपन्यास की शुरुआत जो होती है, ये इस उपन्यास का नायक जो होता है वो काली, इसका नाम रहता है काली। ठीक है। ये परिवार वालों से रुष्ट होकर के ये चला जाता है शहर में, और जो है शहर से ये काफ़ी वर्षों के बाद वापस आता है। तो वहीं से इस उपन्यास की शुरुआत होती है। और ये वापस आने का जो तिथि है इसमें दिया गया है उपन्यास में, तो 6 मई 1955 को, 6 मई 1955 को काली जो है शहर से, कौन से शहर से आता है, ये कानपुर से, ये कानपुर चला जाता है। वहीं जीविकोपार्जन करता है, वहीं कुछ कमाता धमाता है। उसके बाद जब वो वहाँ से वापस आता है, यहीं से, इसी कड़ी से जो है उपन्यास की शुरुआत जो है जगदीश चंद्र साहब करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, धरती धरना अपना उपन्यास के पात्र परिचय बताइए। पात्रों के बारे में आपको बताना है। तो इसमें देखिए जो है, सबसे पहले हम उपन्यास में अगर बात करते हैं तो नायक की बात करते हैं। तो नायक जो है काली ही है इसमें, एक दलित व्यक्ति, एक दलित युवक हम कह सकते हैं इसको। ज्ञानो इस उपन्यास की नायिका है, ज्ञानो इस उपन्यास की नायिका है। ज्ञानो की माँ है, जो देखिए ज्ञानो का भाई है एक मंगू, ये इसका भाई है मंगू, इसका भाई है मंगू। और ज्ञानो की माँ है जो है, ज्ञानो की माँ जो है वो जस्सो। आप याद रखेंगे पात्रों को, जब पात्रों को आप याद रखेंगे तभी आप कथानक की कथा को बुन सकते हैं, नहीं तो आप नहीं बुन पाएंगे। और उसके बाद एक जो होती है, एक होता है रखे, रखे पंडित। रखे पंडित जो है ये मंदिर का पाखंडी बाबा होता है, ये मंदिर का पाखंडी बाबा होता है। कौन? रखे, रखे मंदिर का पाखंडी बाबा होता है। ठीक है। और एक होती है इसमें पात्र जो है, एक पात्र इसमें है प्रीतो। प्रीतो, प्रीतो के दो लड़के होते हैं, अमरू, अमरू और लच्छो। प्रीतो के दो लड़के होते हैं, अमरू और लच्छो। ठीक है। तो इसी प्रकार से कई सारे पात्र हैं, हरनाम सिंह चौधरी भी हैं इसमें। तो ढेर सारे पात्र हैं, अभी जैसे जैसे उनके नाम आएंगे हम आपको सबसे परिचित कराते होते जाएंगे। तो लेकिन जितने नाम हमने आपको बताए हैं, जो काली इसका नायक है, ज्ञानू इसकी नायिका है, प्रीतो एक पड़ोसी है उसी गांव की दलित बस्ती की, उसके दो लड़के अमरू और लच्छो, रखे है और हरनाम सिंह हैं, यही सारे लोग हैं। तो अब जो है अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उपन्यास में कुल पात्रों की संख्या कितनी है। तो उपन्यास में जो है कुल पात्रों की संख्या, छोटे बड़े पात्रों को कुल मिला करके अगर बात की जाएगी तो कुल पात्रों की संख्या इसमें 90 है लगभग। कुल पात्रों की संख्या कितनी है? 90। ठीक है। कुल पात्रों की संख्या कितनी है? 90। एक पात्र देखिए, पिछले प्रश्न में हमने आपको पात्रों के बारे में बताया था, तो एक चौधरी हरनाम सिंह भी इसमें है, और हरनाम सिंह का भतीजा एक रहता है हरदेव सिंह। हरदेव सिंह महत्वपूर्ण पात्र है, दुराचारी टाइप का ये व्यक्ति है। और जो है इसका चाचा रहता है हरनाम सिंह, हरनाम सिंह, चौधरी हरनाम सिंह। और एक पात्र इसमें रहती है प्रतापी, प्रतापी महत्वपूर्ण पात्र है ये काली की चाची रहती है। ये काली कौन है? काली इस उपन्यास का नायक है, उसी की चाची रहती है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपन्यास का नायक कौन है तथा वह किस जाति व्यवस्था से संबंध रखता है। इसका तो हमने आपका आंसर पहले ही बता दिया है डिस्क्रिप्शन में, यानी कि जब हम डिटेल बता रहे थे इसमें आपको उसका आंसर पहले ही बता चुके थे। तो उपन्यास का नायक सबसे पहले पूछा गया है, तो इसका नायक जो है वो काली रहता है। उपन्यास का नायक काली रहता है। वो किस जाति व्यवस्था से संबंध रखता है? तो वो दलित है, दलित है। ठीक है। उपन्यास का नायक काली कितने वर्षों के बाद अपने गांव वापस लौटता है? काली जो है कितने वर्षों के बाद अपने गांव वापस लौटता है?
तो काली जो है गांव छोड़कर चला क्यों गया था? रुष्ट होकर के चला गया था। भूख प्यास रोजगार की जो है व्यवस्था ना होने के कारण, जमींदारों के द्वारा परेशान किए जाने के कारण वो जो है अपना गांव छोड़ करके, कौन सा गांव था काली का? घोड़ेवाहा गांव। घोड़ेवाहा गांव छोड़ करके वो कानपुर चला जाता है। कानपुर चला जाता है और कानपुर से वो लौटता है 6 वर्षों के बाद। 6 वर्षों के बाद, कितने वर्षों बाद वो गांव में वापस आता है? तो वो 6 वर्षों के बाद वापस आता है। तो वापस आने के बाद जो है उसकी केवल चाची बची रहती हैं। उसकी चाची का नाम हमने अभी बताया था आपको, प्रतापी। प्रतापी से ही उसके घर में ही मुलाकात होती है उससे। बाकी सब लोग मर गए थे, इधर उधर चले गए थे। काली एक काली की एक बहुप्रतीक्षित इच्छा क्या थी? यानी कि काली एक चीज़ का बड़ा इच्छुक था। वो कुछ करना चाह रहा था। वो क्या करना चाह रहा था? उसकी प्रबल इच्छा क्या थी? यही प्रश्न में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है ये। तो जो है काली की एक बहुप्रतीक्षित इच्छा थी। जब वो कानपुर से आता है वापस अपने चाची के पास, तो उसके घर की स्थिति बहुत ही जर्जर हो चुकी थी। तो उसकी बड़ी प्रबल इच्छा थी कि वो पुराने घर को गिरा करके पुराने घर के स्थान पर वो एक नया घर बनाए, नया पक्का घर बनवाए। इसकी बड़ी प्रबल इच्छा थी। और यहीं से उसके जीवन में कठिनाइयों का आगमन होता है। कठिनाइयों की शुरुआत होती है जो उसके जीवन को दुष्कर और बर्बाद कर देती है। नए घर की आकांक्षा। ठीक है। उपन्यास में आए सामलात और मोरूसी शब्द का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है। तो सामलात का मतलब ये होता है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा। सामलात और मोरूसी शब्द किस उपन्यास में आए हैं, ये पूछ सकता है। या पूछ लेगा सामलात और मोरूसी शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, इसके अर्थ कौन से हो सकते हैं या कौन से नहीं हो सकते हैं। तो सामलात का मतलब ये होता है कि संयुक्त रूप से। सामलात का मतलब होता है संयुक्त रूप से, अर्थात जो जिस जमीन पे चमादड़ी बस्ती बसी थी, जिसमें काली और काली के गांव वाले थे, उस सामलात का मतलब ये होता है कि वो जो ज़मीनें थी वो जो है पार्टिकुलर वो चमादड़ी के बस्ती के लोगों की नहीं थी। जब तक ये लोग रह रहे थे तभी तक इनकी थी। उसके बाद वो ज़मीनें चौधरियों की हो जाती। यानी कि तो जो जिस ज़मीन पर चमादड़ी बस्ती बसी थी उस पर संयुक्त रूप से जो है चौधरी और चमादड़ी लोगों का दोनों का आधिपत्य था। लेकिन जब तक ये लोग वास करते, यानी कि इस तरह समझिए आप, जैसे किसी व्यक्ति की कोई संतानें नहीं हुई तो उसके ज़मीन का जो है हक हिस्सा वो जो है चौधरी लोग हड़प लेते, यानी कि उनका अधिकार उस पे से समाप्त हो जाता है। तो यही संयुक्त रूप से जो है चमादड़ी और चौधरियों दोनों का आधिपत्य उस पर था। मौरूसी का मतलब क्या है? मौरूसी का मतलब ये है कि जब तक वो रह रहे हैं तभी तक। मौरूसी रहने भर तक का, केवल रहने भर तक का ही केवल अधिकार था उन पे। जैसे मान लीजिए कोई कहीं चला गया, शहर चला गया, वहीं जाके बस गया, तो इसकी ज़मीन यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, वो चौधरी लोग ले लेंगे। इन दोनों शब्दों का यही अर्थ है। आप ध्यान से इसको जो है याद रखेंगे, सामलात और मौरूसी शब्दों का। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है? 22। काली का मकान किन कारणों की वजह से नहीं बन पाता है, ये आपको बताना है। काली का मकान किन कारणों की वजहों से नहीं बन पाता है? तो काली जब कानपुर से वापस आता है तो वो कुछ पैसे अपने साथ लेकर के आता है। तो उन्हीं पैसों से जो है वो अपने घर की जर्जर स्थिति को ठीक करने की कोशिश करता है। सोचता है कि उसके जगह पे नया घर बनवा लेंगे। लेकिन काली की चाची की मृत्यु हो जाती है और उसने जो पैसे और गहने रखे थे वो चोरी हो जाती है। इसलिए काली का जो है मकान बनाने का सपना साकार नहीं हो पाता है। तो इसका अगर आंसर हमको देना होगा तो हम इसमें क्या लिखेंगे? काली के रुपए एवं गहने चोरी हो जाने के कारण जो है उसका मकान
नहीं बन पाता है। किसका? काली का, क्योंकि इसकी चाची की मृत्यु हो जाती है। चाची ही इसके पैसों और गहनों को जो है संभाल कर सहेज कर रखती थी, उनकी मृत्यु हो गई तो ये जो है गहने और कपड़े, जो गहने और पैसे थे वो चोरी हो जाते हैं, इस वजह से मकान का कार्य नहीं हो पाता है। उपन्यास के नायक काली के पिता का नाम क्या था? उपन्यास के नायक काली के पिता का नाम जो है था मारवा। नायक काली के पिता का नाम क्या था? मारवा। ये मारवा क्या था? एक पहलवान था। मारवा क्या था? एक पहलवान था। ठीक है, ये इसके पिता का नाम था मारवा। आगे देखिए, गांव के लोगों द्वारा काली को किस उपनाम की संज्ञा दी गई है? गांव के लोगों द्वारा काली को किस नाम की संज्ञा दी गई है, ये पूछा जाए तो गांव के लोग जो है काली को प्यार से बाबू कालिदास के नाम से पुकारते थे। बाबू कालिदास के नाम से पुकारते थे किसको? काली को। उपन्यास में ज्ञानो कौन है? ज्ञानो के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, उपन्यास में ज्ञानो कौन है ये बताना है। तो ज्ञानो, तो सबसे पहले अगर ये पूछा जाएगा कि ज्ञानो कौन है तो आप बता देंगे कि ज्ञानो जो है इस उपन्यास की नायिका है। ज्ञानो इस उपन्यास की नायिका है और जस्सो की बेटी है। जस्सो की बेटी है। जस्सो की बेटी आप बता देंगे। मंगू की बहन आप बता देंगे। मंगू की बहन आप बता देंगे और काली की प्रेमिका बता देंगे। काली की प्रेमिका, ये चीज़ें आप बता सकते हैं कि ज्ञानो कौन है। तो ज्ञानो जो उपन्यास की नायिका है, जस्सो की बेटी है, मंगू की बहन है, काली की प्रेमिका है। ज्ञानो की इज्जत एवं मर्यादा को कौन तोड़ना चाहता है? क्वेश्चन नंबर है 26। तो ज्ञानो की जो है इज्जत और ज्ञानो की इज्जत एवं मर्यादा को कौन तोड़ना चाहता है? तो एक पालो रहता है, पालो। पालो नाम का एक युवक रहता है, वो ये जो है इसकी इज्जत लेने की कोशिश करता है। किसकी? ज्ञानो की। ज्ञानो कौन है ये हमने आपको अभी पिछले प्रश्न में बताया है। पालो जो है उसकी इज्जत लेने की कोशिश करता है। ज्ञानो का भाई कौन है उसे और उसे क्यों मारता है? ज्ञानो का भाई कौन है और उसे क्यों मारता है? उसे क्यों मारता है मतलब कि ज्ञानो का भाई ज्ञानो को क्यों मारता है, क्वेश्चन कहने का मतलब ये है। तो ज्ञानो के भाई का नाम क्या है? मंगू। ठीक है, मंगू ज्ञानो को मारता क्यों है? मंगू जान जाता है कि ये जो है काली से प्रेम करती है। काली से प्रेम करती है कौन? इसकी बहन। कौन? ज्ञानो। तो इसलिए ये चीज़ें उसको स्वीकार नहीं थी मंगू को, तो इसलिए जो है मंगू जो है इसको बहुत पीटता है और ये ज्ञानो की शादी जो है अलग करवाना चाहता है, यानी कि काली से नहीं करना चाहता है। ये ज्ञानो की शादी जो है दूसरे गांव में या दूसरी जगह पे दूसरे लड़के से करना चाहता है। इस चीज़ के लिए ज्ञानो तैयार नहीं होती है, तो इसलिए उसको पीटता मारता है। चौधरी हरनाम सिंह के एजेंट के रूप में कौन काम करता है? चौधरी हरनाम सिंह के एजेंट के रूप में जो है वो काम करता है मंगू। हरनाम सिंह के एजेंट के रूप में कौन करता है काम? गांव का चौधरी है हरनाम सिंह, इसके एजेंट के रूप में कौन कार्य करता है? मंगू। मंगू कौन है? ज्ञानो का भाई है, जस्सो का बेटा है। याद रखेंगे आप। इसके एजेंट के रूप में कार्य करता है, इसका मतलब इसकी चाटुकारिता करता है, दलित बस्ती की सारी सूचनाएं उसके पास तक पहुंचाता है, बेफजूल का झगड़ा लगाने का काम करता है मंगू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर तक हम लोग देख चुके हैं, अब देखेंगे 29 नंबर। उपन्यास में चौधरी एवं चमारों के बीच संघर्ष क्यों शुरू हो जाता है? उपन्यास में चौधरी एवं चमारों के बीच संघर्ष क्यों शुरू होता है? तो ये अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो इसको आप बताएंगे कि चौधरी एवं चमारों के बीच जो चौधरी लोग चमारों से काम करवाते थे तो 3 दिन की दिहाड़ी नहीं दिए थे। 3 दिन की दिहाड़ी नहीं दिए थे और ये पूरी दिहाड़ी ना देने की बात करते थे, इसीलिए चौधरी और चमारों के बीच जो है संघर्ष शुरू हो जाता है और चमार लोग हैं वो हड़ताल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हड़ताल कर देते हैं। इसीलिए चौधरी एवं चमारों के बीच में
संघर्ष शुरू हो जाता है। ठीक है, चौधरी और चमारों की लड़ाई में पादरी अंचितराम चमारों की मदद करता है। चौधरी और चमारों की लड़ाई में पादरी अंचितराम चमारों की मदद क्यों करता है? अब ये देखिए, पादरी है तो मतलब ईसाई धर्म से संबंधित है। ये पादरी अंचितराम जो है ये किससे संबंधित है? ये ईसाई धर्म से। तो ये इसके मदद करने का उद्देश्य क्या था? ये चाहता था या कोशिश कर रहा था कि जो चमादड़ी के लोग हैं, यानी कि चमार बस्ती के जो लोग हैं, वो लोग ईसाई धर्म को स्वीकार कर लें। ईसाई धर्म को स्वीकार कर ले तो वो उनकी मदद करेगा। कौन? जो अंचित राम, पादरी अंचित राम था, वो जो है चौधरी और चमारों की लड़ाई में इसीलिए सहयोग करना चाहता था क्योंकि वो जो है धर्म से अलग करके चमार के बस्ती के लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कराना चाह रहा था। उपन्यास का कथा वस्तु का मूल क्षेत्र काली के गांव के सामाजिक वातावरण का चित्रण कीजिए। यानी कि उसके सामाजिक वातावरण क्या था, समाज में स्थिति क्या थी काली के गांव की, ये चीज़ आपको बताना है। तो हम बता दें आपको, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न अच्छा है ये बहुत, कि ये जो है गांव की सामाजिक स्थिति देखेंगे तो सबसे पहले जब आप गांव में एंट्री करेंगे शहर के रोड से, तो सबसे पहले पड़ेगी चौधरियों का मोहल्ला। सबसे पहले पड़ेगा क्या? चौधरी का मोहल्ला। सबसे पहले चौधरियों का मोहल्ला पड़ता है। उसके बाद आ जाता है स्कूल। चौधरियों के मोहल्ले के बाद स्कूल आता है। स्कूल के बाद आ जाता है मंदिर। स्कूल के बाद आ जाएगा मंदिर, और मंदिर के जो है चारों ओर दुकानदार, दुकान एवं बाज़ार, छोटी छोटी बाज़ारें हैं, दुकान एवं बाज़ार, और सबसे अंत में चमारों की बस्ती थी। सबसे अंत में चमारों की बस्ती थी। यही जो है उपन्यास में काली के गांव की सामाजिक स्थिति थी। काली के संबंधी एक एक करके मरते चले गए, उनकी मृत्यु के कारण क्या थे? ये देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 32 है। काली के संबंधी एक एक करके मरते चले गए। काली कौन है? उस उपन्यास का नायक है। तो वो कैसे मरे, किन कारणों से मरे, यही इस क्वेश्चन का अभिप्राय है। तो जो है काली की माँ देखिए, काली की माँ जो है किससे मरी थी? प्लेग से। काली की माँ प्लेग से मरी थी। ठीक है। चाचा जो है इसके, काली के चाचा जो है, काली के चाचा जो है हैजे से मरे थे। हैजे से मरे थे। इसके पिता जो है ये भी बीमारी के कारण, यानी कि बुजुर्ग नहीं थे, बीमारी में ही अपने उम्र के अर्ध पड़ाव में ही ये भी मर गए थे असमय बीमारी से। ये भी बीमारी से मर गए थे। उसके बाद इसकी चाची जो थी, इनकी भी तबीयत खराब हुई। तो ये झाड़ फूंक के चक्कर में, यानी कि ओझा सोखा बाबा के चक्कर में इसके चाची की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो ये काली के परिवार कैसे कैसे उनकी मृत्यु हुई इसके बारे में है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपन्यास में प्रीतो और अमरू कौन है? उपन्यास में प्रीतो और अमरू कौन है, ये आपको बताना है। तो ये प्रीतो देखिए एक महिला है गांव की, उसी चमादड़ी बस्ती की। प्रीतो जो है एक महिला है, और इसका बड़ा बेटा जो है अमरू है। अमरू ये आवारा किस्म का है। ये आवारा किस्म का है। ये चोरी करता है तथा घर के सामानों को ही बेच देता है। ये कौन? ये प्रीतो का लड़का है अमरो। ये आवारा किस्म का है, चोरी करता है और सामानों को बेच देता है। उपन्यास में कौन सा पात्र है जो दो धर्मों को अपनाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। 34 नंबर, जो दो धर्म को, अच्छा जो है चमादड़ी बस्ती को ईसाई धर्म में परिवर्तन कराने की कोशिश कौन करता है? तो अभी हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में। यदि आप याद कर पा रहे हों तो ज़रूर कमेंट कर दीजिए।
आपके कमेंट का हम इंतज़ार करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसी के साथ 34 देख लेते हैं हम। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपन्यास में कौन सा पात्र है जो दो धर्म को अपनाता है। तो ये जो है ऐसा व्यक्ति जो है वो कौन था, तो हम आपको बता दें, इसमें एक चमार था नंद सिंह। नंद सिंह जो है ये दोनों धर्मों को अपनाता है। कौन सा? सिख और ईसाई दोनों धर्म को। सिख और ईसाई दोनों धर्मों को ये अपनाता है नंद सिंह। ठीक है। चमारों के मोहल्ले को कम्मी क्यों कहा जाता है? चमारों के मोहल्ले को कम्मी क्यों कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चमारों के मोहल्लों को कम्मी क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न जो है, तो चमारों के मोहल्लों को कम्मी इसलिए कहा जाता है क्योंकि चमारड़ी मोहल्ला के अधिकांश लोग जमींदारों के यहाँ काम करने जाते हैं, जमींदारों के यहाँ मजदूरी करने जाते हैं, इसीलिए जो है इनको कम्मी कहा जाता है। जमींदारों के यहाँ मजदूरी करने के कारण जो है इनको क्या कहा जाता है? कम्मी। चौधरी हरनाम सिंह जीतू की पिटाई क्यों करता है? चौधरी हरनाम सिंह जीतू की पिटाई क्यों करता है? जो एक अभी हमने बताया था मंगू, एक पात्र हमने आपको बताया था मंगू, ये चाटुकार टाइप का है। किसका? चौधरी हरनाम सिंह का। यही बताता है कि जो है चौधरी साहब की फसल जो है वो नष्ट हो गई, और यही बताता है, इसको वास्तविक जानकारी नहीं थी, यही बताता है कि जो है नष्ट जो है जीतू के जानवरों ने किया है। जीतू के जानवरों ने किया है। जीतू ने जो घेरी गई थी फसलें उसको खोल दिया है। तो इसी संदेह में जो है हरनाम सिंह जो है जीतू की बहुत पिटाई करता है, बहुत पीटता है जीतू को। इनको मार मार के बिल्कुल पागल बना देता है जीतू को। तो जीतू की पिटाई क्यों करता है? क्योंकि उसकी फसल नुकसान हो गई थी हरनाम सिंह, इसी के आरोप में। ठीक है। लेखक का धरती धरना अपना उपन्यास शीर्षक रखने का क्या उद्देश्य है? देखिए, इसका साधारण सा उद्देश्य हम ये बता दें आपको। लेखक का धरती धरना अपना उद्देश्य रखने का एकमात्र कारण ये था कि जो चमादड़ी बस्ती के लोग थे उसमें जो सामलात टाइप की प्रथा चौधरियों ने बना रखी थी, तो उससे कोई पक्का ये व्यवस्था नहीं थी कि ये ज़मीनें चमादड़ियों की है। जब तक वो रह रहे हैं तभी तक उनकी ज़मीनें हैं, छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चले गए तो वो ज़मीनें जो हैं वो किसकी हो जाएगी? चौधरियों की हो जाएगी। या अगर उनके कोई पुत्र पुत्रियां नहीं हुए, उनकी वंशावली को आगे बढ़ाने वाले कोई नहीं हुए, तो भी उस स्थिति में भी उनकी धरती यानी कि उनकी ज़मीनें अपनी नहीं रह जाएंगी, ये जो है चौधरियों को हो जाएंगी। इसी चीज़ के लिए जो है जगदीश चंद्र साहब ने इस उपन्यास का नाम धरती धन्ना अपना रखा है। उपन्यास में आया चो शब्द का अर्थ क्या है? उपन्यास में आए चो शब्द का अर्थ क्या है? तो चो शब्द जो है एक पहाड़ी को कहते हैं, पहाड़ी को कहते हैं। चो शब्द एक पहाड़ी को कहते हैं, जो है ये बस्ती के पास में ही कहीं था। जब ये नदी नाले सूख जाते थे तो लोग उसको पार करके उसी पहाड़ी पर जो है खेलने जाते थे, पहाड़ी पर जो है खेलने जाते थे। ठीक है। उपन्यास में सवर्णों द्वारा दलितों के शोषण और दुष्कर्म की कई घटना का जिक्र हुआ है, उनमें से किसी घटना की चर्चा कीजिए। देखिए, दलित उपन्यास है ही धरती धरना अपना। इसमें सवर्णों द्वारा हमेशा दलितों का शोषण किया जाता था, तो उसी में से एक किसी घटना का जो है चर्चा करिए। एक हमने बताया था जो ज्ञानू है, इस उपन्यास की नायिका ज्ञानू, उसके इज्जत को तार तार करने की कोशिश कौन करता है? तो हमने आपको बताया था पालो नामक पात्र करता है। एक जो है एक और हम बता देते हैं, प्रीतों की लड़की है लक्षो, प्रीतों की लड़की है लक्षो, लक्षो के साथ जो है हरदेवा ये बलात्कार करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो ये हरदेव जो है, हरदेव कौन था? हरदेव हरनाम सिंह का भतीजा था। हरदेव जो है हरनाम सिंह का भतीजा था ये।
हरनाम सिंह कौन था? गांव का चौधरी था, गांव का चौधरी। हरनाम सिंह कौन था? गांव का चौधरी था। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस बार चुम्मी लैन दे, तैनू दे दिया मुरब्बा सारे। इस बार चुम्मी लेन दे, तैनू दे दिया मुरब्बा सारे। इस प्रश्न का अभिप्राय यानी कि इस प्रश्न का अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे, पंजाबी भाषा का शब्द है। ये किसने किससे कहा था? ये किसने किससे कहा था? तो ये जो है कहता है, ये कहता है बूटा सिंह। बूटा सिंह एक पात्र है। बूटा सिंह कहता है ज्ञानों से। क्या कहता है? इस बार चुम्मी लैन दे, तैनू दे दिया मुरब्बे सारे। ये बूटा सिंह कहता है ज्ञानों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। माँ किसी के घर से आटा उधार मांगने गई तो आटा ले आई। अमरूद देगचा बेचकर आटा और गुड़ दोनों ले आया, लेकिन वह अपना सब कुछ लुटा कर भी खाली हाथ वापस आ गई। ये किस पात्र का कथन है? ये जो है किस पात्र का कथन है, ये आपको बताना है। ये देखिए कब कहा गया है? जब गांव के चौधरी हरनाम सिंह का भतीजा हरदेव सिंह लच्छो की इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता है और सब कुछ खो देने के बाद लच्छो मजबूरी व्यक्त करते हुए ये शब्दों को कहती है। तो ये कथन किसके हैं? ये कथन जो है लच्छो के हैं। लच्छो ये कहती है। ठीक है, उपन्यास में विशन दास कौन है? उपन्यास में विशन दास जो है एक दलित युवक है। हम आपको बता दें, उपन्यास में विशन दास जो है एक दलित युवक है। उपन्यास में विशन दास एक दलित युवक है और अर्थशास्त्र की पढ़ाई करता है। किस चीज़ की? अर्थशास्त्र की पढ़ाई करता है। अर्थशास्त्र की पढ़ाई करता है तथा धर्म को अफीम की तरह मानता है और जो है दलितों को उनके हक के प्रति जागृत करने का भरसक प्रयास करता है। कौन? विशन दास। विशन दास जो एक दलित युवक है, पढ़ा लिखा है, अर्थशास्त्र से पढ़ाई करता है तथा धर्म को वो अफीम की तरह जो है मादक मानता है और लोगों को जो है उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है। उपन्यास में पाखंडी अंधविश्वासी पात्र के रूप में किसका जिक्र हुआ है? उपन्यास में पाखंडी और अंधविश्वासी पात्र के रूप में रखे पंडित का जिक्र हुआ है। कौन? रखे पंडित का जिक्र हुआ है, जो झाड़ फूंक करके जो काली की चाची हैं। काली की चाची कौन है? प्रतापी। उनकी तबीयत खराब हुई रहती है तो झाड़ फूंक करके उनकी जान ही ले लेता है। तो ये पाखंडी और अंधविश्वासी पात्र के रूप में किसकी चर्चा हुई है? रखे की। ठीक है, रखे की चर्चा हुई है। देखिए इसी के साथ जो 43 प्रश्नों का ये धरती धन अपना उपन्यास से संबंधित प्रश्न थे, इससे कई सारी विषय वस्तु, कई सारे कथानक, कई सारे कथानकों के जो जोड़ हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। तो 13 उपन्यास हैं, 13 क्लास आएंगी, 13 उपन्यास हैं, 13 क्लास आपको मिलेंगी। तो उपन्यासों की कथा वस्तु, कथानक को यदि आप समझे होंगे तो इन प्रश्नों को जरूर देखिए, यदि नहीं समझे होंगे तो आप कथानक पढ़ते जाइए। इसके बाद हम अगले उपन्यास से संबंधित इसी प्रकार के बिना विकल्पों वाले MCQ बताएंगे, आपको डिटेल व्याख्या करते हुए सारी चीज़ें क्लियर करते जाएंगे। तो इसलिए यदि आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए, जिससे आगामी क्लास की जब नोटिफिकेशन आए तो ये आपको आसानी से मिल जाए। सभी मित्रों को धन्यवाद।